सो हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म, ईआर और गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पिछले लेक्चर में हमें पढ़ा कि काइंड्स ऑफ सेल्स क्या होता है, कितने तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, फिर मीजोजम्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद फिर हमने यूकैरियोट सेल्स के बारे में पढ़ा। यूकैरियोटिक सेल्स में कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स भी होते हैं, तो उसमें हमने सेल वॉल हमने पूरा पढ़ लिया था और सेल मेम्ब्रेन भी हमने पढ़ लिया था। तो अब बात आती है हमारे साइटोप्लाज्म की। So the cell contain ground substance called cytoplasmic matrix और साइटोसोल। अब साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम साइटोसोल भी है, ठीक है। और ये जेली लाइक मटेरियल की तरह होता है, स्टैटिक नहीं होता, जेली लाइक मटेरियल की तरह होता है। तो अब साइटोप्लाज्म के अगर हम नोट्स लिखे तो हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है दैट द सेल कंटेन, सेल के पास क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर साइटोसोल भी कहते हैं। सो इट इज अ सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है सेमी सॉलिड यानी कि आधा सॉलिड और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। साइक्लोसिस एक मूवमेंट होता है, यानी कि एक मतलब प्रोसेस होता है। साइक्लोसिस इज अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट शोन बाय साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है और उस स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स को हम साइक्लोसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के पास तीन चीजें होती है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर एज अ मेजर कंपोनेंट, ठीक है। वाटर बहुत ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि तभी वो थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड भी होता है, तभी उसके ऊपर सेल ऑर्गेनेल्स भी मूव करता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म के पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, एमिनो एसिड हो गया, विटामिन, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। हमको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर कितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो हो गए ईआर हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइक्रो बॉडीज हो गए, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हो गए। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स के अंदर जैसे कि माइक्रोट्यूबल्स होता है, तो वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन के बारे में हमने लास्ट में पढ़ेंगे बाद में, बट इतने सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। अब साइटोप्लाज्म ना एक्ट, अब इसके बाद फंक्शन की बात करें साइटोप्लाज्म की, तो इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का सोर्स कौन है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ऑल्सो अ सीट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एक सीट की तरह करता है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसके अंदर होती है, टेकिंग प्लेस इन दी सेल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनको एक्सचेंज करना हो मटेरियल्स का, तो वो साइटोप्लाज्म उसमें भी मदद करता है। अब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होती है, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब एक तरह से होता क्या है, तो वो एक कंपार्टमेंट्स होती है सेल के अंदर, कह सकते हैं। तो कंपार्टमेंट इन दी सेल दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। सेल ऑर्गेनेल्स कुछ ना कुछ तो फंक्शन कर ही रही होगी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्लोट करके, तो वो कुछ कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। अब इसी से एक टर्म आता है, उसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स जो होती है वो कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे के साथ और कंप्लीट करती है बहुत सारे स्पेसिफिक टास्क ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल एंड वैक्यूल्स, ये सब क्या करते हैं ना, एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। इनकी वजह से ग्रुप फॉर्म होता है, जो ये एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो फॉर्म सच अ ग्रुप दैट इज कंसिडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, जो इंक्लूडेड नहीं होती एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में या फिर नहीं आती एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो अपना अपना खुद का फंक्शन करता है। क्लोरोप्लास्ट भी हर किसी में प्रेजेंट नहीं होता, बट प्रेजेंट होता है, तो वो भी अपना अपना फंक्शन करता है। दे बोथ कैरी आउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन, अपना अपना स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी वो कैरी करते हैं, जिसकी वजह से उनको इन ग्रुप के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी इंक्लूड नहीं है। तो एनसीईआरटी के लाइंस पे जाए तो साइटोप्लाज्म, द सेल कंटेन ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल। दिस कोलोइडल जेली लाइक स्ट्रक्चर इज नॉट स्टैटिक, ठीक है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कॉल्ड साइक्लोसिस, ठीक है। साइक्लोसिस क्या होता है? जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट साइटोप्लाज्म दिखाता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर एज अ मेजर कंपोनेंट। सबसे पहली बात, वाटर इसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। दूसरा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये रखता है अपने पास, जैसे कि शुगर, एमिनो एसिड,
एसिड हो गए, विटामिन हो गए, एंजाइम्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज जैसे कि ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोट्यूबल्स। तो ये तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया। साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज अ सीड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन दी सेल। तो ये भी हमने पढ़ लिया। तो साइटोप्लाज्म रॉ मटेरियल्स की तरह, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है और एज वेल एज एक सीड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की तरह भी एक्ट करता है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सेल के अंदर हो रही होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फिर दूसरा पैराग्राफ जो है वो बताता है और एक फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, दैट इज इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा मदद करता है सेल ऑर्गेनेलिज को। सेल ऑर्गेनेलिज आर नथिंग बट कंपार्टमेंट इन दी सेल दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। सेल ऑर्गेनेलिज एक कंपार्टमेंट की तरह होती है सेल के अंदर जो कैरी करती है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को, यही हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। सम ऑफ दी सेल ऑर्गेनेलिज कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क टुगेदर फॉर दी सेल। सो जैसे कि उसमें क्या क्या आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स form such a group and together considered as एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ दी सेल। तो ये होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ऑर्गेनेलिज जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आती है या फिर नॉट इंक्लूडेड इन दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दे आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये अपना स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी कैरी आउट करती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन इन दी सेल कैरी आउट करती है, तो इसलिए ये इंक्लूडेड नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। उसके बाद हम आते हैं ईआर पे। ईआर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या है? इट अपीयर्स लाइक द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड सेक्स कॉल्ड सिस्ट्रेन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स की तरह, ट्यूब जो होता है ट्यूबल्स की तरह दिखता है, और कुछ सेक्स की यानी कि बैग की तरह दिखता है, जिसको हम सिस्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, ER इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। ER हर एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज, ठीक है, और ओवा यानी कि ओवम जो फीमेल में एग रिलीज होता है तो ओवा बोलते हैं हम उसे, फीमेल गैमेट। तो एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज और ओवा, इनके अलावा ER बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। फिर इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स। 50% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन यूकैरियोट फॉर्म करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी कि ER का अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक तो विद इन द ल्यूमेन होता है, विद इन द ल्यूमेन ऑफ ER हम उसको लेमिनल साइटोप्लाज्म कहते हैं, और दूसरा होता है आउटसाइड द ल्यूमेन ऑफ ER, दैट इज नोन एज नॉन लेमिनल साइटोप्लाज्म। इसको एक छोटे से डायग्राम की तरह समझते हैं। मान लो हमने एक सेल ड्रॉ किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया और न्यूक्लियस के बाजू में हमने ER ड्रॉ किया। ER की लाइंस कभी एक दूसरे से चिपकेगी नहीं, अलग अलग ही रहेगी, तो हमने दोनों तरफ से ER ड्रॉ किया। अब अंतर विद इन द ल्यूमेन जो है ना, विद इन द ल्यूमेन ऑफ द ER, उसको हम लेमिनल साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, और उसी ER के आउटसाइड यानी कि आउटसाइड द ल्यूमेन ऑफ द ER उसको हम नॉन लेमिनल साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ठीक है, और बीच में हमारा क्या है? प्यारा सा न्यूक्लियस। तो ये हमने समझ लिया कि लेमिनल साइटोप्लाज्म और नॉन लेमिनल साइटोप्लाज्म क्या होता है। उसके बाद हम इसी चीज को NCERT की लाइंस के थ्रू पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? दिस लिटिल नेटवर्क विद इन द साइटोसोल इज प्रेजेंट ऑल द यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट ओवा एंड मैच्योर रेड ब्लड कॉर्पसेस यानी कि आरबीसीज। ठीक है, मैच्योर आरबीसीज और एक्सेप्ट ओवा इन दोनों में प्रेजेंट नहीं होता है, यही हमने पढ़ा। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इट अपीयर्स लाइक अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स एंड सेक्स कॉल्ड सिस्ट्रेन। इसी की डेफिनेशन है, बट हमने इसको अलग तरीके से NCERT में लिखा है यहाँ पर। इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन। 50% हमने अभी पढ़ा कि 50% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल ER फॉर्म करता है, ER होता है। दिस डिवाइड द साइटोप्लाज्म इन 2 पार्ट्स। ठीक है, कौन सा है? विद इन द ल्यूमेन और आउटसाइड द ल्यूमेन। विद इन द ल्यूमेन ऑफ द ER लेमिनल साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको, और जो आउटसाइड द ल्यूमेन है ऑफ द ER उसको हम नॉन लेमिनल साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। यही चीज़ हमने पढ़ी। Membrane of endoplasmic reticulum is continuous with the nuclear envelope at
M1 एंड एन एक्सटेंस टिल दी सेल मेम्ब्रेन। हमने देखा कि ER जो है न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक अटैच्ड है, ठीक है, तो वो एक पाथवे फॉर्म कर रहा है, वो भी उसका एक फंक्शन हो गया ER का। इट थस एक्ट्स एज अ इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, पहला है कि भाई इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मदद करता है। दूसरा क्या है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म एंड द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन मे और मे नॉट बी सब्टेंडेड विद द राइबोसोम्स। अब यहाँ पे राइबोसोम्स का एक नया कंसेप्ट आ गया जिसको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ ER जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेलिस। जो दूसरा पॉइंट है कनेक्टिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद सेल मेम्ब्रेन बाय फॉर्मिंग अ पाथवे, ठीक है। अब ER भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक में राइबोसोम है, दूसरे में राइबोसोम नहीं है, यानी कि ER दो तरह के जो है उसमें रफ ER है और एक दूसरा है स्मूथ ER। रफ ER मतलब क्या, जिसके अंदर राइबोसोम्स है, मतलब स्टडेड विद राइबोसोम्स उसके ऊपर लगे हुए सरफेस के ऊपर, तो वो रफ ER बन जाता है। वहीं पर जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है वो स्मूथ ER बन जाता है, ठीक है। अब रफ ER में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और वहीं पर स्मूथ ER में क्या होता है, लिपिड के सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब उसके बाद रफ ER जो होता है, रफ ER के अंदर पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं, पैंक्रिया हमको पता है, तो उसके पास पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं। अब पैंक्रियाटिक सेल जो होते हैं वो इंसुलिन देते हैं, हम सबको पता है। वो इंसुलिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है जो कि अटैच्ड है ER से। अब यहाँ पर हमने देखा स्मूथ ER में कि वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड कर रहे हैं, तो इसका फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, इनका डिटॉक्सिफिकेशन करना। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्मूथ ER है वो एक स्टोरेज की तरह भी एक्ट करता है। स्टोरेज किसका करता है, वो कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है स्मूथ ER, ठीक है। तो ये कुछ हमने डिफरेंस देख लिया है शॉर्ट में। अब अगर इसका हमको डिफरेंस देखना है, थोड़ा बहुत अच्छे से लिखना है, एग्जाम में बहुत अच्छे पॉइंट्स में लिखना है, तो वो भी हमने बना के रखा है। तो यहाँ पे वही डिफरेंस है कि स्मूथ ER और रफ ER में अगर फीचर की बात करें, सरफेस जो होता है, ठीक है, तो उसमें लेक्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस अपीयर स्मूथ, ठीक है, इसलिए वो स्मूथ दिखाई देता है। रफ ER हैज राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन आउटर सरफेस अपीयर्स रफ, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड, मतलब सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स भी लिख दो तो बहुत है स्मूथ ER में। रफ ER में क्या है, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। स्मूथ ER में अगर लोकेशन की बात करें, मोस्ट अबंडेंट इन सेल इन्वॉल्व इन लिपिड, ऑफ कोर्स ही बात है, अब सिंथेसिस ऑफ लिपिड चल रहा है तो लिपिड का ही कोई सेल होगा जिससे वो अटैच्ड होगा, तो मोस्ट अबंडेंट इन सेल्स इन्वॉल्व इन लिपिड, उन सेल्स के साथ वो बहुत ज़्यादा चिपका रहता है जहाँ पे वो लिपिड का सिंथेसिस है या लिपिड मेटाबॉलिज्म ऐसा कुछ चल रहा हो। और वहीं पर रफ ER की बात करें तो मोर अबंडेंट इन सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिक्रेशन, अब वो सेल जो प्रोटीन सिक्रेशन करते हैं उनके साथ रफ ER चला जाता है, रफ ER क्योंकि वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्पेशल रोल क्या है, स्पेशल रोल स्मूथ ER का है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, और स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को इन मसल सेल्स, ठीक है। और रफ ER क्या है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, एंजाइम्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अपीयरेंस की बात करें तो जो स्मूथ ER है वो ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा दिखता है। रफ ER की बात करें तो वो शीट जैसा दिखता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, सिस्ट्रेन इन स्ट्रक्चर। स्मूथ ER का एग्जाम्पल लीवर सेल्स और मसल सेल्स हो गए, वहीं पर रफ ER के एग्जाम्पल पैंक्रियाटिक सेल्स या प्लाज्मा सेल्स हो गए, ठीक है। तो अब हम आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो या फिर गोल्जी एपरेटस बोलो या गोल्जी बॉडी बोलो, बात एक ही है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता क्या है, फिर एक मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग यूनिट ऑफ दी सेल, हम उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ हॉलो मेम्ब्रेनियस सैक्स कॉल्ड सिस्ट्रेन। यहाँ पे हम सिस्ट्रेन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास कुछ एसेंशियल चीज़ें जैसे कि स्टैक्स होते हैं, हॉलो मतलब खोखला, स्टैक्स ऑफ हॉलो मेम्ब्रेनियस सैक्स होते हैं, सैक यानी कि बैग होता है एक तरह का, और उसको हम सिस्ट्रेन का नाम देते हैं। डायमीटर जो सिस्ट्रेन का है वो होता है, वेरी करता है 0.5 मैक्रोमीटर से 1 मैक्रोमीटर तक, और सेल में है वो फ्यू टू सर्वल सिस्ट्रेन डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। किसी किसी के पास सिस्ट्रेन होता है, किसी किसी के पास नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। द थिकनेस एंड द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द टू मेम्ब्रेन ऑफ अ गोल्जी साइट डिफर फ्रॉम ईच अदर। थिकनेस डिफर करती है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी दो मेम्ब्रेन का डिफर करता है। द गोल्जी सेक्स शो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन द सेल, ईच सिस्ट्रा हैज अ फॉर्मिंग फेस, मतलब इनके पास ना दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है वो फॉर्मिंग फेस होता है जो रिसीव करता है मटेरियल्स को फ्रॉम दी ER, और ट्रांस फेस क्या होता है, मैच्योरिंग फेस होता है जो रिलीज करता है मटेरियल्स को इन दी वेसिकल्स।
अब हम इसी चीज़ को नोट्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हमने सबसे पहले 3 नाम लिख लिए, उसके बाद हमने ये लिखा, उसकी डेफिनेशन लिख ली दैट इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग यूनिट ऑफ द सेल। उसके बाद हमने लिखा कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसको किसने डिस्कवर किया था। तो कैमिलो गोल्जी थे, उन्होंने इसको 1898 में डिस्कवर किया था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास 3 चीज़ें होती है, कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, जिसको हम सिस्ट्रीन के नाम से जानते हैं, अभी हमने पढ़ा। दूसरा है ट्यूब्यूल्स और तीसरा है वेसिकल्स। ठीक है, अब इसके पास 2 फेस होते हैं, गोल्जी के 2 फेस होते हैं। पहला है सिस फेस यानी कि फॉर्मिंग फेस, रिसीव मटेरियल फ्रॉम द ईआर, और दूसरा है ट्रांस फेस यानी कि मैच्योरिंग फेस, रिलीजियस मटेरियल्स इन द वेसिकल्स। तो ये हमारे 2 फेस हो गए। उसके बाद हम आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस के ऊपर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला फंक्शन है पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स और लिपिड्स का सीक्रेशन और पैकेज करना उन्हें। ठीक है, जैसे अमेजोन में जो बक्से होते हैं, जो हम कोई भी आइटम अगर मंगाते हैं वहाँ से ऑर्डर कराते हैं, तो कोई भी आइटम पैकेज कर कर आता है, एक बक्से में अच्छे तरीके से पैक होकर आता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी वही काम करता है, पैकेज करता है, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स भी कहीं ना कहीं गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स को फॉर्म करता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं हम वो आगे पढ़ने ही वाले। तीसरा उसका फंक्शन है मॉडिफाइज प्रोटीन्स। ठीक है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन को और लिपिड को, दोनों को मॉडिफाई करता है और हेल्प करता है सेल वॉल के फॉर्मेशन में। प्लांट में गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। तो ये हमारे 4 फंक्शन हो गए। रिवाइज करते हैं, सबसे पहला पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तीसरा मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और चौथा हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्लांट्स। की पॉइंट जो हम इसमें याद रखेंगे वो होगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज पैकेजिंग प्लस मॉडिफिकेशन प्लस सीक्रेशन सेंटर ऑफ द सेल। अब वो आप देख लो कहाँ कहाँ सीक्रेशन कैसे कैसे पैकेज किया जाता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम के लिए एक पेज छोड़ रहे हैं। डायग्राम हम एकदम लास्ट वाले वीडियो में बनाएंगे और सारे डिफरेंसेस के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे मैंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक डायग्राम बनाया है और जो टेक्स्ट बुक में हमको डायग्राम दिया है वैसा बनाने की मैंने कोशिश की है, वो फैन नोटबुक में मैंने बनाया है। हम डायग्राम अभी रफ नोटबुक में बाद में बनाएंगे, जो अभी नोट्स लिख रहे हैं उसमें। तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है मॉडिफाइड एंड कंडेंस सिक्रेशन लीव गोल्जी थ्रू ट्रांस फेस अगेन एज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। गोल्जी बॉडी कैरीज आउट 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रेशंस ऑफ ईआर एंड प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सिक्रेशन। ठीक है, यहाँ यही हमने पढ़ा कि ये खुद का भी प्रोडक्शन करता है, सिक्रेशन करता है, और दूसरे का भी ईआर जो होता है उसका भी मॉडिफिकेशन और सिक्रेशन का काम इसी का होता है। हमारी जो बायो की टीचर है उन्होंने हमको ऐसे याद करने को बोला है कि जो बच्चा खुद भी पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ाता है उसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखो। क्यों? जो खुद का भी सिक्रेशन कर रहा है, दूसरों के भी जो प्रोडक्शन कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, सिक्रेशन कर रहा है, उसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन गिनते हैं। अब उसके बाद क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद ट्रांसफेस होता है और सिस फेस होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद Cystine contains specific enzymes for specific functions. Refining of product takes place in an ordinary manner. Cystine जो होता है specific enzyme इसके पास होता है for the specific function, और cystine हर किसी में नहीं होता, और refining of product take place in an ordinary manner. For example, glycolipids and glycoproteins that are brought from ER lose certain sugars and regain other, thus forming a variety of products. Golgi body also manufacture their own प्रोडक्ट्स। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो होते हैं अपना खुद का भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है दूसरों के साथ साथ। गोल्जी बॉडी इन मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, लाइक पेक्टिन हो गया, वो सीक्रेट करता है। मैन्युफैक्चर्ड और मॉडिफाइड ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स लीव सिस्ट्रीन फ्रॉम ट्रांसफेस एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो हमने देखा कि ट्रांसफेस ट्रांसपोर्टेशन और वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल तक, तो वो हमने देखा। While they are leaving from the Golgi, certain markers may get impregnated on their membrane so that they can identify their specific target cell or cell organelle। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। उसके बाद हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वैक्यूल्स और ग्लाइकोजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी है उसके नोट्स और ये अभी जो एक्सप्लेनेशन है वो हो गया है, और ये रहे आपके नोट्स की फ़ोटोज़।